दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज़ादी के बाद बरक्स साल दर साल तारीखें बदलती गई, सत्ताएं बदली, सियासतें बदली, सियासतदान बदले, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो बदलाव की डगर पे नहीं चली और उन पे लीपापोती और खानापूर्ति होती रही, सिवाय उससे ज़्यादा कभी बात आगे बढ़ी नहीं। सियासतें बहुत हुई और कई चीज़ें ऐसी हैं कि घोषणाओं में, कागजों में तो बहुत अच्छा उन पे लेबल लगा रहता है, कागजों आंकड़ों में, आंकड़ेबाजी में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जाके हकीकत पता चलती है कि ये सच है या सियासत है, ये इसमें कितनी सच्चाई है या सिगुफा है, या फिर ये सपने हैं, सब्जबाग हैं, या कितनी हकीकत है। तो दोस्तों ग्राउंड जीरो पे हम लगातार आपको दिखाते हैं। एक चीज़ हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम दरअसल यात्रा, चारधाम यात्रा शुरू होने में बस महज कुछ दिनों का समय कहें आप, कुछ हफ्तों का समय कहें, या कुछ एक डेढ़ महीने का समय कहें, आप जो चाहे वो कह सकते हैं। और यात्रा के लगता है कि यात्रा सीजन, चारधाम यात्रा सीजन आता है जाता है, जैसे तारीखें बदलती हैं, सत्ता सियासतदान बदलते हैं, वैसे यात्रा सीजन आता जाता रहता है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं। और क्या नहीं बदलती हैं वो हम आपको दिखाते हैं, ये देख लो आप। तो दोस्तों ये है सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाला मार्ग। तो लगता है कि यात्रा सीजन शायद आपाधापी में यात्रा शुरू करना और राम भरोसे यात्रा चलाना, ये उत्तराखंड गठन से पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड गठन के बाद उत्तराखंड में भी ये एक प्रिय सगल बन गया है, या जो भी कहें सिगुफा बन गया है, या सियासत बन चुकी है, सपने या सब्जबाग बन चुके हैं, या यही हकीकत बन चुकी है, यही नीति नियति, चाल चरित्र और चेहरा बन चुका है। और न मालूम इन चीज़ों पे कितना करोड़ों अरबों रुपये बहाया जाता है, कागजों में, आंकड़ों में, आंकड़ेबाजी में, सब कुछ बहुत बढ़िया आपको नजर आएगा। तो ये देखो, सबसे पहले ये देखो आप, अब यात्रा सीजन शुरू होने में मई 2 तारीख से यात्रा सीजन शुरू हो जाएगा और ये हाल है, आप देखो। ये बस सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने, सोनप्रयाग से बिल्कुल लगा हुआ है यहाँ पे। और ये मैं बता रहा हूँ 25 साल उत्तराखंड गठन को हो गए, उसके बाद, उससे पहले भी, लेकिन ये आज भी नेशनल हाईवे का हिस्सा नहीं बन पाया। ये जो तकरीबन 12 किलोमीटर कहें या जो भी है, 12-14 किलोमीटर, जो ये 12 किलोमीटर तकरीबन ये सोनप्रयाग कस्बा आपको दिख रहा होगा। ये सोनप्रयाग कस्बे से तकरीबन 12 किलोमीटर है गौरीकुंड। तो अब गौरीकुंड आपदा में, आपको पता है, आपदा में पूरी घाटी में ही तबाही का जो मंजर रहा, जो बड़ी त्रासदी झेली, और उसके बाद भी त्रासदियों का दौर शुरू हुआ, और कब, कहाँ, किस मोड़ पे, किस रूप में त्रासदी आए, अप्रत्याशित रूप में, कब, किस रूप में, कैसे, कहाँ त्रासदी आए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये हाईवे यहाँ तक है, एनएच का हिस्सा है सोनप्रयाग तक जी। लेकिन सोनप्रयाग से आगे बात कभी आगे बढ़ी ही नहीं, या खुद आगे बात क्यों नहीं बढ़ पा रही है, ये भी सवाल है। सरकार क्यों नहीं इसको एनएच का हिस्सा बना देती है गौरीकुंड तक। रोड का न तो यहाँ रख रखाव का कोई हिसाब किताब है, न डामरीकरण का, न चौड़ीकरण का, कुछ भी हिसाब किताब है नहीं। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ये एनएच का हिस्सा होता तो ये हाल यहाँ पे देखने को न मिलते, लेकिन ये एनएच का हिस्सा नहीं है, तो ये हाल यहाँ पे बने हुए हैं। और अब एनएच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने भी कई बार बात की, मतलब तमाम शासन प्रशासन से बात की, तो उन्होंने एनजीटी का हवाला दिया कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो ये सेंचुरी या बायोस्फीयर्स फॉरेस्ट बायो रिजर्व एरिया जो है सेंचुरी, वहाँ पे शायद एनएच के कार्यदायित्व से बाहर है।
लेकिन देखो, समय काल परिस्थितियों के अनुसार नियम बदले जाने चाहिए, जरूर बदले जाने चाहिए। और समय काल परिस्थितियों के आप देखो, ये लाखों में लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं यात्रा के लिए। तकरीबन 2 हफ्ते में ही मेरे ख्याल से 14, 15, 20 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। साल दर साल यात्राएं बढ़ रही हैं, लेकिन ये जान में जोखिम डालने वाली जो स्थितियां हैं वो बड़ी पेचीदा स्थितियां हैं। ये देख लो आप। तो एनजीटी का हवाला दिया जाता है, तो क्या एनजीटी के पास क्यों नहीं उत्तराखंड सरकार ये बात रखती है कि भाई समय काल परिस्थितियों का ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, समय की नजाकत है और ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं है? एनजीटी का हवाला क्यों दिया जाता है बार बार? और एनजीटी से उत्तराखंड सरकार हो, उत्तराखंड सरकार के जो भी विंग्स हों, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, इससे यात्रा चार धाम विकास प्राधिकरण से जुड़ा जो सचिवालय हो, और जो टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से जुड़े तमाम जो चीज़ें हों, वो आपस में क्यों नहीं इन चीज़ों पे बात होती है? और क्यों ये साल बदलते जाते हैं, तारीखें बदलती जाती हैं, सत्ता सियासतें बदलती हैं और सत्ता सियासतदान भी बदलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों रह जाता है? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल आज से नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसी लिए नहीं है भाई। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है, बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं, उनका डेवलपमेंट होना वर्ल्ड क्लास, सिर्फ खानापूर्ति लीपापूर्ति नहीं होनी चाहिए, लीपापोती नहीं होनी चाहिए, खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास का मतलब होता है गुणवत्ता के मानकों पे, उपयोगिता के मानकों पे, गुणवत्ता की कसौटी के मानकों पे, विकास के मानकों पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो क्यों नहीं पा रहा है भारत में? उसके लिए कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार ही आचार विचार, शिष्टाचार, संस्कार और चाल चरित्र चेहरा बन जाए, तो फिर क्या संविधान, क्या गुणवत्ता के मानक, क्या विकास की कसौटी, क्या संवैधानिक मूल्य और नैतिक मूल्य, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ टाइम टाइम फिस हो जाता है। अभी शटल सेवा यहाँ से जो वो रोप वे सेवा भी शुरू करने की 4000 करोड़ परियोजना की जो बातें की जा रही हैं कि यहाँ से केदारनाथ रोप वे का निर्माण किया जाएगा, यहीं इसी कस्बे से। और हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं, साल दर साल हेलीकॉप्टर कंपनियों की संख्या यहाँ बढ़ती गई। तो क्या लगता है कि जो ये स्थानीय लोग यहाँ पे रोज़गार हैं, वो रोज़गार कैसे करेंगे? सब कुछ हवाई सेवाओं की सर्विस हवाले जब हो जाता है, हवाई सेवाओं का मतलब है हेलीकॉप्टर सेवाओं, साल दर साल हेलीकॉप्टर सेवाएं बढ़ती रही, उनके लिए क्यों सेंचुरी इलाका नहीं आता है? उनके लिए क्यों एनजीटी नहीं आता है? और अब तो रोपवे भी लगने वाला है, लेकिन यहाँ से जो यात्री गुजरेंगे, यहाँ से जो रोजगार व्यवसाय तमाम लोगों का जुड़ा हुआ है, अगर यूं ही चलता रहा तो ये तो जान माल का बड़ा नुकसान, पता नहीं कितनी बड़ी त्रासदी होती है। हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से इतना संवेदनशील क्षेत्र है कि यहाँ ज़्यादा बरसात पड़ गई तो निश्चित रूप से ये बारूद के ढेर पे खड़े होने जैसी स्थिति, विस्फोटक स्थिति यहाँ पे है। तो हम तमाम ग्राउंड जीरो पे जाके तमाम कड़ी दर कड़ी, तमाम जो हम, ऐसा नहीं है कि कहीं सिर्फ बैठ के ही आपको वो दिखाएं, हम ग्राउंड जीरो पे जाकर तथ्यों के जरिए और जैसा जो है तमाम कड़ी दर कड़ी जोड़कर और तथ्यों, सत्य और तथ्यों के आसरे लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ये क्या है, जहाँ पे अच्छा हो रहा है वो भी, सरकार जो अच्छा करती है वो भी, और जो यहाँ पे ऐसा भी चल रहा है। और सवाल ये कि कागजों में सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े जो भी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, रिनोवेशन हो, इनोवेशन हो, कुछ भी हो, वो काम तो हो जाते हैं कागजों में, लेकिन गुणवत्ता उनकी कौन जांचेगा? जो गुणवत्ता के मानक होते हैं, या जो वर्ल्ड क्लास गुणवत्ता के मानक होते हैं, विकास के मानक होते हैं, या गुणवत्ता के मानकों की जो कसौटियाँ होती हैं, उन पे ये निर्माण कार्य, छोटे बड़े निर्माण कार्य क्यों नहीं खरे उतर पाते हैं?
क्यों रोड हैं 2-4 महीने में बरसात आते ही गड्ढम गड्ढा हो जाती है, पता नहीं चलता है कि रोड है गड्ढा है या गड्ढे में ही रोड है, सब कुछ गड्ढम गड्ढा हो जाता है। फ्लाईओवर से लेकर पुल से लेकर और तमाम बड़े निर्माण कार्य है, भवन निर्माण से लेकर चाहे वो गंगा घाट निर्माण हो, बुनियादी ढांचे, बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं से जुड़े जो तमाम बड़े निर्माण कार्य हैं, आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए, चाहे वो शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, सड़क परिवहन से है, पेयजल से है, विद्युत से है, या लोगों के से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ से है, वो क्यों गुणवत्ता के मानकों पे खरा नहीं उतर पाता है। और जब कहते हैं कि जब खुद जो जिसने न्याय करना था वही जब अपराध के कटघरे में खड़े हो जाता है, जब वही संदिग्ध हो जाता है, उसी पे उंगली उठनी शुरू हो जाती है और जो रक्षक ही भक्षक बन जाता है। और जिसने काम करना था, जिसने लोकतंत्र के मूल्य हैं सत्य, न्याय, समता, विकेंद्रीकरण, जब वही लोग जो जिन्होंने इन चीज़ों की रक्षा, संरक्षा, सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन करना था, जब वही इनके भक्षण पे और इनके उस पे इनको बिगाड़ने पे उतार हो जाएं, तो फिर न्याय की गुहार लगाएगा तो लगाएगा कौन। इसमें देश की जनता के टैक्स का भी, देश के संसाधन खत्म होता है, समय, संसाधन, पूंजी और क्या क्या चीज़ें खर्च नहीं होती हैं, उनकी बर्बादी होती है। मैं बार बार कहता हूँ, फिर एक बार हम कह रहे हैं, जो विकसित देशों में निर्माण कार्य होते हैं 20 साल तक लाइबिलिटीज तय की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की जाती हैं कार्यदायी संस्था और कंपनी की जी। लेकिन भारत में ऐसा क्या हो जाता है कि कार्यदायी संस्था हो, सरकार हो, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लाइबिलिटीज नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, नतीजतन साल दर साल टेंडर, 6 महीने में टेंडर, फिर टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर पड़ते जाते हैं और इसी में करोड़ों, अरबों, खरबों का न्यारा हो जाता है। आपने देखा होगा भारत में 2G स्पेक्ट्रम, कोल आवंटन से लेकर राष्ट्रमंडल से हो लेकर घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। अब तो घोटाला ही इनके चाल चरित्र और चेहरा, सत्ता सियासतदानों का नौकरशाहों और उनके जो माफिया और कॉरपोरेट मित्र हैं उनका, वो देश के संसाधनों की जो नीलामी और देश संसाधनों की सत्ता सियासत की दलाली करते करते देश के संसाधनों की नीलामी पे उतर आए हैं। तो फिर कौन किस रूप में सत्य, न्याय, समता, निष्पक्षता, विकेंद्रीकरण की गुहार लगाएगा तो लगाएगा कैसे और किस रूप में लगाएगा, और वो न कारखाने में तूती से ज़्यादा कुछ साबित नहीं होगी जी। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या ये एनजीटी क्यों नहीं इस काम को आगे बढ़ाती है, एनजीटी के पास क्यों नहीं उत्तराखंड सरकार आगे जाती है और क्यों नहीं इस पे इन चीज़ों पे बात होती है, आप देख लो। और निश्चित रूप से इसके लिए सिर्फ हम सरकार को भी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन देखो लोकतंत्र में लोग यानी आम जनमानस, हम तुम लोग और सरकार दोनों चीज़ें आती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि, छोटे जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान ही हो, वो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम से, नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं से, ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, तमाम जगहों, या फिर विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा क्षेत्र हो, जो भी तमाम जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, गांव का सरपंच ही क्यों ना हो, सब मिलजुल के ये बातें उठाते क्यों नहीं हैं, क्यों चुपचाप रहते हैं। और सिर्फ जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हैं या नगर निकाय के चुनाव हैं या विधानसभा लोकसभा चुनाव हैं, वो सिर्फ पद प्रतिष्ठा तक क्यों जोड़े जाते हैं, सिर्फ पद पाने तक। जैसे सरकारी नौकरी भी सिर्फ पद पाने तक ही सीमित रह जाती है कि जोड़ तोड़ करके ले दे के सरकारी नौकरी पाके पद पे बैठो, उसके बाद उस पद के कर्तव्य दायित्व तो सब भूल जाते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के, उस पद के को मिले अधिकारों का दुरुपयोग होता है और उस रूप में जनप्रतिनिधि भी, सरकारी नौकरशाह भी, कर्मचारी भी, नेता मंत्री संतरी भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं, लोकतंत्र की पर खच्चे उड़ा देते हैं और लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र को कैद करके उसकी जगहों पे छद्म लोकतंत्र, थोपा गया लोकतंत्र और एक ऐसा लोकतंत्र लोगों पे ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती अपने अनुसार
चलने और भागने की स्थिति हो जाती है, तो लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र को कैद करके छद्म लोकतंत्र, झूठे लोकतंत्र को आगे बढ़ाकर उसको झूठ तंत्र, वोट तंत्र, नोट तंत्र, लूट तंत्र, भीड़ तंत्र और भेड़ तंत्र में तब्दील किया जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी लेगा तो लेगा कौन? ये हालात आप यहाँ पे देख सकते हैं।